तो कल का थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल टॉपिक में कल का रिवीजन कर रहे हैं। कल हम लोग ने क्या पढ़ा था? प्रोटीन। प्रोटीन एक पॉलीमर है कि मोनोमर? प्रोटीन इज अ पॉलीमर। पॉलीमर हमेशा छोटे छोटे यूनिट यानी मोनोमर से मिलके बनते हैं। जब मोनोमर के एन यूनिट मिल जाते हैं तो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। क्या ये बात सही है? सही है ना? जब मोनोमर के एन यूनिट जुड़ जाते हैं तो पॉलीमर का फॉर्मेशन होने लगता है या हो जाता है। जैसे प्रोटीन एक पॉलीमर है तो उसके मोनोमर का नाम है क्या? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में देखो कार्बन, कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4, और 4 वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप बैठे हुए हैं। एक तरफ एमिनो बैठा है, एक तरफ एसिडिक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप बैठा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा एमिनो एसिड। राइट? एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं। जो खाने में पाए जाते हैं उसे बोलते थे क्या? इसेंशियल। उसे बोलते थे इसेंशियल एमिनो एसिड। और जो खाने में नहीं पाए जाते, जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। खाने में 10 अमीनो एसिड होते हैं। खाने से हमें कितने अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं? 10। और शरीर में कितने बनते हैं? 10। टोटल कितने हो गए? 20। 20 अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं या प्रोटीन की चेन बनाने में भाग लेते हैं। राइट? इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप के पास हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH। OH और H मिलके क्या निकल गया? H2O। अच्छा, यहां पर एक बॉन्ड बन गया CONH। तो ये देखो CONH, इस बॉन्ड का नाम दे दिया गया पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे मान लो ढेर सारी यूनिट जुड़ गई। ये देखो, ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो एक लंबी सी पॉलीमर बन जाएगा। इस लंबे से पॉलीमर या चेन का नाम होगा क्या? पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड के इस एंड पर देखो कौन फ्री है? NH2 रेडिकल फ्री है, इधर कौन फ्री है? COH फ्री है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। इसलिए इस टर्मिनल को N और इस टर्मिनल को C टर्मिनल कहते हैं। बताइए, अगर ये प्रोटीन की चेन है तो लेफ्ट एंड इज नोन एज, राइट एंड इज नोन एज, हाँ तो दो एंड होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये है GN रामाचंद्रन, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। GN रामाचंद्रन ने पहली बार कोलेजन नाम की प्रोटीन को खोजा था, जो कि एनिमल की, जो एनिमल के स्किन में या एनिमल की बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। बताइए, एनिमल की बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन। एनिमल की बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन। कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, ट्रिपल हेलिक्स, कितने हेलिक्स है? ट्रिपल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? रामाचंद्रन। इन्होंने रामाचंद्रन ने जब ये मॉडल दिया था तो इसको यूज किया था, एक टर्म यूज किया था, उसका नाम था रामाचंद्रन प्लॉट। बताइए, रामाचंद्रन प्लॉट किस लिए बनाया गया? कोलेजन के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने के लिए। किसने बनाया? रामाचंद्रन ने, इसीलिए नाम पड़ा रामाचंद्रन प्लॉट। अच्छा, और कोलेजन एनिमल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन है। कितने हेलिक्स की बनी है? 3। अच्छा, उसमें कौन सा हेलिक्स है? ऐसा वाला, ऐसे वाले को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। और एक ऐसा भी प्रोटीन होता है जिगजैग, ऐसे, उसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बताइए, अल्फा हेलिक्स का बना है कि बीटा प्लेटेड का? अल्फा हेलिक्स का बना है कि बीटा प्लेटेड का? हाँ, तो ये बात याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे एक व्यक्ति से, उनका नाम था लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग, लाइनस पॉलिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनसे मिले थे और इन्हीं के अंडर में इन्होंने PhD करी थी। राइट? क्लियर है? तो इन्होंने दो मॉडल दिए थे। इन्होंने प्रोटीन के दो मॉडल दिए, एक दिया था अल्फा हेलिक्स और एक दिया था बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड। तो इनके इसी मॉडल से, किस मॉडल से? अल्फा हेलिक्स के मॉडल से ये बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर खोज दिया। बोलो क्लियर? ठीक है। और चूंकि इनका नाम रामाचंद्रन, ऐसे नाम जिनमें चंद्रम, गोपालम, है ना, मुर्गन, ये सब जो नाम होते हैं कहाँ के होते हैं? सो ये साउथ के थे। ये बेसिकली ये मद्रास से बिलोंग करते थे, जिसे आज की डेट पे बदल के क्या बोल दिया गया? चेन्नई। क्या बोल दिया गया? चेन्नई। राइट?
कोलेजन का ये एक अल्फा हेलिक्स है, ये उसके तीन हेलिक्स मिल गए तो पूरा फाइबर बन गया। और कोलेजन फाइबर सबसे ज्यादा होता है स्किन में, जो कि एनिमल की पाई जाने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन है, राइट। कोलेजन कहाँ पाया जाता है, सवाल ये होता है कोलेजन कहाँ पाया जाता है। कोलेजन कोशिकाओं के बीच में, अच्छा सेल के बीच में पाया जा रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे इंटर सेलुलर। अच्छा, और सेल के बीच में क्या कर रहा है, ये बीच का पदार्थ बना रहा है, बीच के पदार्थ को बोलते हैं इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, बताओ दो सेल के बीच का ग्राउंड कौन तैयार कर रहा है, कोलेजन फाइबर। सेल्स के बीच का ग्राउंड सब्सटेंस कौन बना रहा है, इससे फायदा क्या होगा, सेल्स को बीच में सहारा मिलेगा, सेल्स इधर उधर स्कैटर्ड नहीं होगी, बिखरी नहीं होगी, ठीक है ना, सेल्स एक दूसरे से बाइंडेड रहेंगी, क्लियर है। अच्छा, एक और प्रोटीन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, दुनिया में सबसे ज्यादा, लिविंग वर्ल्ड में एनिमल से भी ज्यादा पाई जाती है, उसका नाम है रुबिस्को। और ये पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में पाई जाती है, और इसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को डुअल नेचर की होती है, ये O2 को भी, O2 के साथ भी रिएक्ट कर सकती है और CO2 के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, याद रखिएगा डुअल नेचर की होती है। और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, पूरे बायोस्फीयर की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, प्लांट की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन, अच्छा एनिमल की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन। कोलेजन सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, स्किन में। इसलिए तो देखो जैसे जैसे एज बढ़ेगी स्किन की कोलेजन सिकुड़ने लगती है तो त्वचा में झुर्रियां आ जाती हैं, बोलो सही है कि नहीं है, त्वचा में झुर्रियां आ जाती है। पूछा गया है ऐसी प्रोटीन बताओ जो एजनिंग से संबंधित है, जो उम्र के बढ़ने से संबंधित है, आंसर कोलेजन। बताओ उम्र बढ़ेगी तो किस प्रोटीन में बदलाव आएगा, कोलेजन। इसीलिए देखा होगा व्यक्तियों की स्किन झुर्रियां पड़ जाती है बिल्कुल ओल्ड एज में, राइट, स्किन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने लगते हैं, क्लियर। ये सारी प्रोटीन है जो एनसीईआरटी में गिवन है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का बना है, ट्रिप्सिन इज ए एंजाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये एंजाइम करता क्या है, बना है प्रोटीन का और पचाता भी है प्रोटीन को, बना भी प्रोटीन का है और पचाता भी है प्रोटीन को। अच्छा, इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि हार्मोन की तरफ बिहेव करती है, ये हम लोगों के ब्लड के शुगर लेवल को कम करती है, शुगर लेवल को कम करती है, या फिर यूं बोले बढ़ने से रोकती है, बात तो एक ही है, सही है। ये एक और प्रोटीन है जिसका नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ऐसी प्रोटीन है जो एंटीजन से लड़ेगी, किससे लड़ेगी, एंटीजन से। बताओ एंटीबॉडी से लड़ने वाली प्रोटीन का नाम, एंटीबॉडी से लड़ने वाली प्रोटीन का नाम एंटीजन, एंटीजन, क्लियर। ये देखो शरीर के अंदर एंटीजन आया, ये आई एंटीबॉडी आई और इन्हें पकड़ लिया, पकड़ लिया तो एनसीईआरटी ने लिखा है फाइट्स इन्फेक्टियस एजेंट्स, इन्फेक्टियस एजेंट से लड़ाई करेंगी फिर उन्हें किल कर देंगी, राइट। कुछ प्रोटीन सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम करती है, किसकी तरह, सेंसरी रिसेप्टर। जैसे ये देखो हार्मोन आया, इस रिसेप्टर ने इसे पकड़ के अंदर भेज दिया। तो कुछ प्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम करती हैं, सेंसरी रिसेप्टर मतलब सेंस की तरह, सेंसर की तरह काम करती हैं, यानी ये सेंस कर लेती है, किसी भी चीज को सेंस कर लेती हैं। जैसे नाक के अंदर यानी कि नोज के अंदर भी सेंसरी रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये किसके लिए, किसको महसूस करेंगे, स्मेल। अच्छा, जीभ पे भी लगे हुए हैं, ये किसको महसूस करेंगे, टेस्ट। ऐसे ही हमारे सेल के अंदर लगे हुए हैं, ये किसको रिसीव करेंगे, हार्मोन, किसको रिसीव करेंगे, हार्मोन। अच्छा, एक और प्रोटीन एनसीईआरटी में दी हुई है ग्लूट4, क्या दी हुई है, ग्लूट4। तो ग्लूट4 का काम है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगी, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, तो नाम पड़ा ग्लूट4। ये बाहर से ग्लूकोज को पकड़ेगी और कोशिका के अंदर ला करके छोड़ देगी, इसीलिए इसने ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में असिस्ट किया या मदद किया, इसीलिए नाम पड़ा ग्लूट4। क्या नाम पड़ा, ग्लूट4, क्लियर। आज हम लोग प्रोटीन का और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इससे पहले आपको एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू करवा दें। देखिए प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, अभी बताया था, बोलिए जल्दी, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है कि नहीं है। क्यों बोला गया पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए इसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, ये लीनियर चेन होता है, किसका लीनियर चेन होता है, एमिनो एसिड का। आपस में कैसे जुड़े हैं,
जैसे कि फिगर 9.3 में दिखाया गया है, वो जो फिगर अभी दिखाया था, राइट। अब आगे कह रहा है हर एक प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। मतलब प्रोटीन पॉलीमर है तो मोनोमर का नाम एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ का नाम दिया हुआ है और हम लोग पढ़ चुके हैं, और जिनका छूटा है वो कवर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर आगे देखो, प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर। कह रहे प्रोटीन में सारी अमीनो एसिड अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। ये 1 नंबर वाला, ये 3 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला, या 4 नंबर वाला। अब देखो इन्हीं को हम इधर उधर कर देते हैं। 1 नंबर यहाँ बिठाओ, 2 नंबर यहाँ बिठाओ, 4 नंबर यहाँ बिठाओ, 3 नंबर यहाँ बिठाओ। अब 4 नंबर यहाँ बिठाओ, 3 नंबर यहाँ बिठाओ, 2 नंबर यहाँ बिठाओ, 1 नंबर यहाँ बिठाओ। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। बोलो, तो प्रोटीन को होमोपॉलीमर का बना होना चाहिए कि हेट्रो? अच्छा, अगर होमो का बना होता तो हर जगह क्या लिखा होता? 1 1 1 1। तो वैरायटी में बदलाव नहीं आता। लेकिन पता है प्रोटीन बहुत सारी वैरायटी में पाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रोटीन शुड बी मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड की डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड। डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड, अगर डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे, और अगर सेम टाइप का होता तो क्या बोलते? तो कह रहा है ये होमोपॉलीमर नहीं होना चाहिए। It should not be made up of same type of amino acid. It should be made up of different type of amino acid so that there can be a lot of variety in our body. हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन की वेराइटीज पाई जा सके, इसलिए ये हेट्रोपॉलीमर के रूप में होना चाहिए, होमोपॉलीमर के रूप में नहीं होना चाहिए। होमोपॉलीमर के रूप में नहीं होना चाहिए। देखो लिखा है अगर होमोपॉलीमर का होता तो क्या दिक्कत हो जाती? एक ही टाइप के मोनोमर का बना होता, यानी एक ही टाइप के अमीनो एसिड का बना होता, जो बार बार रिपीट करता। कितनी बार रिपीट करता? n बार नंबर में रिपीट करता। इससे क्या हो जाती? इससे जो हमारे अंदर जो पोषण मिल रहा है, हमारी बॉडी को जो प्रोटीन से पोषण मिलता है, वो पहले से कम हो जाता। अगर हेट्रोपॉलीमर से पोषण मिल रहा है 100 गुना, तो आपका अगर होमोपॉलीमर हो जाता तो पोषण मिलता 10 गुना। बताओ कितने गुना घट गया? काफी गुना घट गया। This information about the amino acid content is important later, मतलब बाद वाला। ये आपका पोषण क्या कर देता है? लेसन मतलब घटाना, घटा देता है। You will learn the certain amino acid are essential। कह रहा है आप जानते हो कि कुछ अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं। कुछ अमीनो एसिड कैसे होते हैं? इसेंशियल। तो कुछ होते हैं इसेंशियल किसके लिए? हेल्थ के लिए। कुछ हेल्थ के लिए कैसे होते हैं? इसेंशियल। और ये कहां से मिलते हैं? डाइट यानी अभी दिखाया था ना, डाइट यानी कहां से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं, राइट। हेंस डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब खाने से जो प्रोटीन मिलती है वो किसके स्रोत हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड के। कितने मिलते हैं? 10। कितने मिलते हैं? 10। देयरफॉर अमीनो एसिड कैन बी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक इसेंशियल जो भोजन से मिलते हैं, एक नॉन इसेंशियल जो शरीर में बनते हैं। 10 ये टोटल 20 मिलकर के क्या करते हैं? 20 अमीनो एसिड मिलकर के क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। लेटर आर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक। बोलते हैं बाद वाले वो हैं जो हमारे शरीर में बन जाते हैं, जो हमारे शरीर में बन जाते हैं। while we get the essential amino acid through our diet or food। बोल रहा है essential amino acid कहां से मिलेंगे? डाइट या फूड से। डाइट या फूड से मिलेंगे, राइट। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे ग्लूट4। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट कौन कर रहा था? GLUT4 फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। कहां पे? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे दुश्मनों से, यानी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कुछ हार्मोन की तरफ बिहेव कर रहे थे, इंसुलिन। कुछ एंजाइम की तरफ बिहेव कर रहे थे। एग्जाम्पल, ट्रिप्सिन किसको पचाता है? राइट। अब देखो ये टेबल दी हुई है, टेबल 9.5। देखिए इधर प्रोटीन, इधर उसका फंक्शन। कोलेजन का फंक्शन इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, दिखाया था फिगर अभी। फिर ट्रिप्सिन क्या है?
किसको पचाएगी? प्रोटीन। अच्छा, इंसुलिन क्या है? हार्मोन। क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को डाउन करेगा, या फिर यूं बोलो नियंत्रित रखेगा। डाउन करेगा तभी तो नियंत्रित रखेगा। अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन निकलना बंद हो जाएगा तो उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एंटीबॉडी जो होते हैं, देखो वो क्या करते थे? लड़ाई करते थे। किससे लड़ाई करते थे? संक्रमण फैलाने वाले एजेंट, जिनको बोला था एंटीजन। क्या बोला था? एंटीजन। क्लियर। अच्छा, रिसेप्टर जो होते हैं ये सेंसरी रिसेप्शन का काम करते हैं, जैसे स्मेल, जैसे जीभ पे टेस्ट, जैसे हार्मोन। आपको अभी एक फिगर दिखाया था, एनिमेशन दिखाया था, उसमें दिख रहा था कि उधर से प्रोटीन आ रहा था हार्मोन, और इधर से रिसेप्टर उसे पकड़ लेता है। फिर आगे GLUT4 इनेबल्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल। और ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ये पूरा टेबल आ चुका है। और सबसे ज्यादा आता है कहां पे? सबसे ज्यादा आता है मैचिंग में, क्योंकि आजकल मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस बार पूरे बायो में 31 मैचिंग आई थी, 31 मैचिंग आई थी। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। बस इधर देगा लिस्ट 1, इधर देगा लिस्ट 2, या तो कॉलम 1 कॉलम 2, ये ऊपर नीचे कर देगा, ये ऊपर नीचे कर देगा। अब आप कोलेजन किससे मैच कराओगे? ट्रिप्सिन किससे मैच कराओगे? इंसुलिन किससे मैच कराओगे? रिसेप्टर किससे मैच कराओगे? ऐसे आपको मैच करा लेना है, और जब पढ़े होंगे तभी मैच हो जाएगा। और ज्यादातर पता है क्या होता है? 2 ऑप्शन पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पहले 4 ऑप्शन होते हैं ना, 2 आप समझ जाओगे तुरंत, तो 2 तो कैंसिल हो गया। अब बचे कितने? अब उसमें भी पता है, 2 में 2 मैचिंग कर लो, तीसरे से अपने आप क्लियर। मतलब शुरू के 2 मैच, इधर 4 है मान लो, इधर 4 है, अगर 2 मैच करा लिया ना तो कंफ्यूजन खत्म, तीसरा और चौथा अपने आप मैच हो जाता है। इतना तो आइडिया रहता ही पढ़ने वाले को, राइट। इस बार तो पता है कई ऐसे आए थे जिसमें एक ऑप्शन मैच कर लो, आ गया। एक ऑप्शन मैच कर लो, आंसर आ जाता था। एक ऑप्शन, 2 नहीं, एक। ठीक है ना? क्लियर। आगे आगे बोल रहा है कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। कहां की? सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? स्किन में। अच्छा, रुबिस्को, ये है रुबिस्को। रुबिस्को पूरा नाम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज क्यों? CO2 को भी रिएक्ट करा सकता है, और ऑक्सीजनेज क्यों? O2 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, CO2 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, O2 के साथ भी। डुअल नेचर का है कि सिंगल? डुअल का है कि सिंगल? डुअल का है। और दुनिया की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, लिखा है होल बायोस्फीयर, यानी जहां जहां लाइफ पाई जा रही है उन सभी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन ये है। और एनिमल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोलेजन है, प्लांट में भी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली रुबिस्को है। बताओ, बायोस्फीयर में पूछेगा तो, प्लांट में पूछेगा तो, एनिमल में पूछेगा तो कोलेजन। क्लियर है? अच्छा, इंसुलिन को हम इंजेक्टिव रूप में ही ले सकते हैं, हम पिल्स के रूप में नहीं ले सकते, गोली के रूप में नहीं ले सकते। क्योंकि गोली क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो बना है प्रोटीन का, और हमारी बॉडी प्रोटीन पचाने में सक्षम है। प्रोटीन पचा लेगी तो टैबलेट खाओगे, टैबलेट पच जाएगी, और अगर टैबलेट पच गई तो आपको फायदा नहीं होगा। आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा, घटने का नाम नहीं लेगा। इसीलिए इंसुलिन केवल और केवल इंजेक्टिव फॉर्म में लिया जाता है। अब आप बोलेंगे सर इंजेक्टिव फॉर्म में लेंगे तो भी तो शरीर में जा रहा है। सुनो, जब आप गोली लेते हैं तो पेट में जा रहा है, पेट में जाके पच जाएगा, हाथों में जाके पच जाएगा। लेकिन जब आप इंजेक्टिव फॉर्म में लोगे तो ब्लड में जाएगा, ब्लड में पचाने वाले एंजाइम नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या करते? खाना इंजेक्ट कर लेते। बोलो, ब्लड में पचाने वाले एंजाइम नहीं है तो वो नहीं पचेगा, ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, कोशिकाओं में पहुंच जाएगा, और कोशिकाओं में पहुंच करके हमारा शुगर लेवल डिक्रीज कर देगा, आई मीन टू से मेंटेन कर देगा। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो प्रोटीन के बारे में हमने आपको बता दिया।